तीन तीन बार जब प्रदेश की जनता विश्वास दिखाती है, पार्टी का जनाधार बढ़ता है, तो कार्यालय की आवश्यकता होती है। महाराष्ट्र में 3 बार लोगों ने हमें जनादेश दिया है और मुख्यमंत्री कार्यालय इस बात का सूचक है कि ये मुख्यमंत्री कार्यालय यहाँ परमानेंट रहेगा। कि फाइल जल्दी घूमना, इसमें आरोप क्या है? अगर कोई रेवेन्यू का नुकसान है, कोई पैसे कम दिए, रजिस्ट्रेशन फी कम भरा है, या किसी तरीके का कोई और समस्या है तो बताए। आरोप क्या है? फाइल फास्ट घूम गई, ये आरोप कैसे हो सकता है? नमस्कार, मैं मनोज भोयर। नवभारत और नवराष्ट्र डिजिटल पर आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ है मुंबई के पूर्व बीजेपी सांसद मनोज कोटक साहब। बहुत स्वागत है आपका। आज का विषय हमारा बातचीत का दरअसल ये है कि मुंबई में एक आलीशान और एक भव्य इमारत बीजेपी महाराष्ट्र की बनने जा रही है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मुंबई में बीजेपी का बड़ा एक लंबा इतिहास रहा है, बड़े कद्दावर अध्यक्ष भी रहा हैं। प्रमोद महाजन के ज़माने में एक मुंबई में बड़ा सा कार्यालय उनका दादर में वसंत स्मृति नामक तैयार हुआ, लेकिन उसके तुलना में जो राज्य का कार्यालय था, नरीमन पॉइंट कार्यालय, वो बड़ा छोटा था। और बहुत दिनों से बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर बातचीत लगातार जारी रही कि एक बड़ा कार्यालय चाहिए। अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए और अमित शाह के कार्यकाल में बड़े बड़े कार्यालय बनाए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के कार्यालय का इंतजार था, जिसका भूमि पूजन ये मरीन लाइंस इलाके में निर्मला निकेतन बिल्डिंग के आसपास ही कहीं ये इमारत बनने जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक नाम का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने जो नाम लिया वो नाम है, दरअसल हमारे साथ वह व्यक्ति मौजूद है यहाँ, मनोज कोटक साहब। तो हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। ये जिम्मेदारी दरअसल आप पर किस तरीके से दी गई? पता तो हमें कल ही चला जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारी जिम्मेदारियाँ और सारी जो परमिशंस होती है बीएमसी की, वो सारी पूरी कर ली है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगे रहे, संजय राउत जी ने आरोप किया, हम उस पर बाद में बातचीत करेंगे क्योंकि उसकी वजह से ये भूमि पूजन ज़्यादा चर्चा में आ गया। लेकिन आपकी जिम्मेदारी जब तय हुई तब आपको कैसा लगा और क्या देखा? ऐसा कोई स्पेसिफिक जिम्मेदारी इस कार्यालय के निर्माण से लेके स्पेसिफिक जिम्मेदारी दिया जाता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को अलग अलग समय पे अलग अलग जिम्मेदारियों का वहन करना होता है और हम सबको बनाया पार्टी ने है। पार्टी की रिक्वायरमेंट के अनुसार पार्टी का जिस तरह से ग्रोथ हुआ, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से महाराष्ट्र में विस्तार हुआ, ये विस्तार होने के समय पे अच्छे और बड़े कार्यालय की आवश्यकता है। आपने शब्द इस्तेमाल किया आलीशान, भव्य, ऐसा नहीं होता है। कार्यालय ये, जैसे कि कल माननीय अमित भाई ने बताया कि कार्यालय ये कार्यकर्ताओं के लिए काम करने की एक जगह होती है जहाँ से जनता के साथ संपर्क होता है, योजनाएं बनती है, जनता में पार्टी का विस्तार किस तरह से होना चाहिए, इसके लिए कार्यालय का उपयोग होता है। और आपने देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रही है कि इस तरह के कार्यालय का निर्माण करके वहाँ पे पार्टी का ग्रोथ करना, विस्तार करना, और लोगों के जहाँ पे ये कार्यालय बनने जा रहा है, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक नहीं, पिछले 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व के ऊपर, मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर और अमित भाई के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास दिखाया। हम 14 में मुख्यमंत्री करके देवेंद्र जी और उनके नेतृत्व वाली सरकार बनी, 19 में भी हमारे नेतृत्व में सरकार बनी। अब उस वक्त की बात और थी कि जो हमारे साथ में चुनाव लड़े वो फिर कहीं भाग गए, तो वो सरकार तो केवल हमारी थी, वो मैंडेट तो हमको ही मिला था। और 24 में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला। तो इस तरह के 3 बार जब प्रदेश की जनता विश्वास दिखाती है, पार्टी का जनाधार बढ़ता है, तो कार्यालय की आवश्यकता होती है जी। तो और इस तरह के कार्यालय का निर्माण करने के समय हर एक कार्यकर्ता, मैं भी उसमें एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, कि मुझे कुछ जिम्मेदारियाँ बताई गई कि भाई आपने इस तरह से इस कार्यालय के निर्माण के लिए अपना जो भी समय और उसका योगदान देना है, तो मैं केवल वही देने का काम करता हूँ। हमने सुना है कि उसमें एक मुख्यमंत्री कार्यालय रहेगा।
इसके पहले नरीमन पॉइंट में जो कार्यालय था उसमें मुख्यमंत्री निवास या मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं था, या कोई खास जगह मुख्यमंत्री के लिए नहीं थी। इससे क्या संकेत मिलते हैं, हम क्या जानना चाहेंगे इससे? देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय यही संकल्पना उस इमारत में इसलिए रखी गई है कि मैंने आपको अभी विस्तार से बताया कि 3 टर्म महाराष्ट्र में 3 बार लोगों ने हमें जनादेश दिया है, और मुख्यमंत्री कार्यालय इस बात का सूचक है कि ये मुख्यमंत्री कार्यालय यहाँ परमानेंट रहेगा। महाराष्ट्र की जनता का विश्वास हम लेते रहेंगे और महाराष्ट्र की जनता हमको जनादेश देते रहेगी, तो वो मुख्यमंत्री वहाँ से बैठकर जनता की बातें सुनेंगे, कार्यकर्ताओं को मिलने का काम करेंगे। जी, क्योंकि किसी भी पार्टी के कार्यालय में इस तरीके की मुख्यमंत्री के लिए कोई योजना या जगह नहीं रहती, लेकिन ये बड़ा एक अनूठा प्रयोग होगा और शायद ये मुख्यमंत्री पद आपके पास रहेगा सालों तक। इसका एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपको होगा, तभी शायद आपने ये जगह रखने की सोची होगी। क्या रहेगा, मतलब एक मैंने सुना है कि कई 2014 में अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, तो एक संकल्पना थी कि देश भर में, राज्य भर में अलग अलग जगह एक बड़े बड़े कार्यालय हो और उसके आपस में कनेक्टिविटी हो। मान लीजिए कि मुंबई में ये कार्यालय राज्य के लिए बनाया जा रहा है, तो उसकी सीधे दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी होगी और मुंबई की अलग अलग जिलों के कार्यालय के साथ में, तो उसकी योजना कैसे बनाई? देखिए, इसमें 6 कॉन्फ्रेंस हॉल है, 50 से लेके 10 तक की कैपेसिटी वाले अलग अलग 6 कॉन्फ्रेंस हॉल है। भारतीय जनता पार्टी एक तो बेसिक स्ट्रक्चर में काम करती है, उसके कई सारे अघाड़ियाँ होती है, मोर्चे होते हैं, इन सबको कभी ना कभी कोई ना कोई मीटिंग लेनी पड़ती है। अब डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, आधुनिक तंत्रज्ञान का सबसे ज़्यादा अच्छा उपयोग भारतीय जनता पार्टी करना जानती है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तालुका स्तर पे, वार्ड स्तर पे, जिला स्तर पे एक साथ में जोड़ने के लिए ये सभी जितने के जितने 6 कॉन्फ्रेंस रूम हम बना रहे हैं, कमिटी रूम बना रहे हैं, मीटिंग रूम बना रहे हैं, इन सभी में डिजिटल कनेक्टिविटी है। किसी भी ग्रुप की मीटिंग चल रही है और उसका कनेक्शन अगर हमको वहाँ के उस ग्रुप को पूरे प्रदेश में किसी भी जिले में, किसी भी तालुका के साथ में या एक साथ में सभी के साथ अगर बात करनी है, तो वो स्क्रीन के साथ वो अवेलेबिलिटी वहाँ पे उसकी उपलब्ध रहेगी। वो स्क्रीन पे सारे जिले एक साथ दिखेंगे और उस स्क्रीन के साथ में ये कमेटी बात कर सकेगी। मतलब भूमि पूजन का कार्यक्रम एक तरफ चल रहा था और दूसरी तरफ ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत जी ने आरोप किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिनके हाथों ये भूमि पूजन किया जा रहा था, उनको एक पत्र पहले दिन लिखा कि बड़े राफेल की स्पीड से सारे कागजात पूरे किए गए, मंजूरी दी गई और जोर जबरन ये जमीन ले ली गई। क्या मामला है दरअसल, मतलब क्या पक्ष है आपका? हालांकि मुख्यमंत्री जी ने तो वहीं अपने कार्यक्रम में स्पीच के दौरान कह दिया। ये उनके पत्र उन्होंने लिखा है, उनसे पूछिए कि वो चाहते क्या है। अगर राफेल की स्पीड से फाइल घूमी ऐसा वो बोले, पहले तो उनका अभ्यास ठीक नहीं है, वो जो गति में फाइल जानी चाहिए उसी गति में जाती है। लेकिन आज तक महानगर पालिका की सत्ता 25 साल तक उनके ताबे में रही, उनके कब्जे में रही। अब उनकी काम करने की पद्धति अलग हो सकती है कि फाइल को रुकाया जाए, हर टेबल पे रुकाया जाए, फिर जब टेबल पे रुकती फाइल फिर इनसे मिला जाए। तो वो क्या अपेक्षा थी उनकी? अगर किसी फाइल का कानून में बैठता है, यस बैठता है। कोई राजकीय शुल्क का नुकसान हुआ है जिसके अंदर महानगर पालिका का शुल्क है या किसी भी तरीके का रेवेन्यू लॉस हुआ, नहीं हुआ, सारे रेवेन्यू का मुद्दा कवर हुआ है। महानगर पालिका को लीज रेंट मिला है, लीज रिन्यूअल चार्जेस मिला है, फिर इनको दर्द कहाँ है? अगर राफेल की स्पीड बोलते तो भैया देखो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रदेश में चल रही है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में। उन्होंने कहा कि बाकी कागजात तो इतने स्पीड से होते नहीं, किसानों के मतलब ये जो बाढ़ग्रस्त है उनको मदद करने के लिए जो प्रक्रिया चल रही थी वो बड़ी लंबी चल रही थी। ये सवाल 2.5 साल में जो मुख्यमंत्री मंत्रालय में आए नहीं, उन्होंने तो नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, और कोई पूछे तो मैं समझ सकता था। जो 2.5 साल मंत्रालय में नहीं आए, उनकी पार्टी के सांसद हमें बोलते काम क्यों गति से हो रहा है। अब काम अपने आप देखिए, मेट्रो का नेटवर्क मुंबई शहर में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनने के बाद बना है। अब उसके उद्घाटन के दिन भी अलग अलग टिप्पणियां करते रहेंगे, ये ऐसा क्यों हुआ, ये वैसा क्यों हुआ। अरे भैया, मुंबई को सुविधा देने का काम हुआ है, मुंबई की जनता सुविधा मांग रही है, सुविधा दे रहे हैं। ये जमीन दरअसल किसकी थी? महाराष्ट्र हाउसिंग फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन का नाम आता है, बाद में एकनाथ रियल्टर्स आता है, उसके पहले रियल्टर्स, उसके पहले हमने सुना था कि वासानी
फैमिली के 4 मेंबर थे, उनके नाम पर भी ये जमीन भारतीय जनता पार्टी ने इसका जो भी व्यवहार है, ट्रांजैक्शन है, वो एकनाथ रियल्टर्स के साथ किया है। अब उसके पहले महाराष्ट्र हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन था, या जो भी फैमिली आप बता रहे वो थे, वो सारे के लीज, कहीं किसी के लीज खत्म हो चुके थे, या कहीं किसी ने बिना परवानगी, तब भी इनकी सरकार थी महानगर पालिका में, बिना परवाना कहीं लीज पे जाके जिसको बैंक में मॉर्गेज करने का काम किया। ये सारे इन्हीं के काल में हुए काम है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने वेरी क्रिस्टल क्लियर पद्धति से एकनाथ रियल्टर से ये जमीन ली है। ये कितनी स्क्वायर फुट जमीन है और 1600 स्क्वायर मीटर की ये जमीन है। आज के प्रचलित एफएसआई के नियम के अनुसार से, हमारी आवश्यकता के अनुसार है, जैसे कि माननीय देवेंद्र जी के पूरे मार्गदर्शन में अभी हमारी आवश्यकता केवल 10 माले की है, तो हम इसको ग्राउंड प्लस 10 बना रहे हैं जी। और ये कितने करोड़ की ज़मीन ली गई एकनाथ रियल्टर से? 89 तकरीबन 90 करोड़ के आसपास हमने ये जमीन ली। मतलब होता ये कि किसी पार्टी की ज़मीन होती है वो सरकार की तरफ से दी जाती है। महाराष्ट्र में, मुंबई में जितने भी कार्यालय है, लेकिन ये सोच बड़ी अलग निकली कि हमारी ज़मीनें हम खुद खरीदेंगे और हम खुद निर्माण करेंगे उसका। देखिए, कल ही माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने बहुत साफ शब्दों में बताया, और ये उनका विज़न तब से था, जब से हम कार्यालय के लिए जगह तलाश रहे थे, तब से उनका ये विज़न था कि हम सरकार से ग्रांट की हुई ज़मीन नहीं लेंगे। ये सभी जितनी पार्टी आज बात कर रही है ना, उन्होंने कौन से समय पे कौन सी फाइल मूव करके कौन सी जगह खुद के पार्टी के लिए ली है, सब हमको पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक पारदर्शिता का आदर्श बनाती है, और भारतीय जनता पार्टी की सोच है, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी की सोच है। और देवेंद्र जी ने बहुत ही क्लियर शब्दों में कल कहा कि ये हमारा विज़न पहले दिन से था कि हम किसी सरकारी ज़मीन के चक्कर में नहीं जाएंगे, हम बाकायदा ज़मीन को खरीदेंगे और वो खरीदने के बाद उस पर काम करेंगे। आपको पूरा विश्वास है कि ज़मीन का विवाद अब आगे नहीं बढ़ेगा, या कोई इसमें जो हड़बड़ी या गड़बड़ी का जो आरोप लगाया गया है उसकी वजह से कहीं निर्माण में कोई दिक्कत आएगी? आपसे ही मैंने सुना, आपसे ही मैंने पूछा कि फाइल जल्दी घूमना, इसमें आरोप क्या है? अगर कोई रेवेन्यू का नुकसान है, कोई पैसे कम दिए, रजिस्ट्रेशन फ़ी कम भरा है, या किसी तरीके का कोई और समस्या है तो बताए। आरोप क्या है? फाइल फास्ट घूम गई, ये आरोप कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि वासनी फैमिली का बड़ा कर्जा था और बहुत सारा मतलब लेन देन का मामला था, हो नहीं पा रहा था पूरा। एकनाथ रियल्टर्स की एंट्री हुई, और एंट्री होने के बाद में फिर उन्होंने पहला हिस्सा लिया, फिर दूसरा हिस्सा लिया। जैसे अगर किसी का कर्जा था, जिस वक्त पे वो कर्जा लिया गया, तब महापालिका में यही बैठे थे, इन्होंने क्या किया? ये कर्जा दिया कैसे गया, हम इनसे पूछेंगे ना। जमीन हमारा तो एग्रीमेंट पब्लिक डोमेन के अंदर डॉक्यूमेंट है, उसमें विवाद कहाँ है? अब किसी ने 15-20 साल पहले कुछ किया, वो ज़मीन के ऊपर कुछ चलते रहा, ये लीज रेंट वसूल नहीं कर पाए, महानगर पालिका का रेवेन्यू लॉस करते रहे, तब तो सत्ता इन्हीं की बैठी थी। ये रेवेन्यू लॉस क्यों हुआ, ये तो बताए मुंबई की जनता को। दुसरी फाईल केली थी याच्यामध्ये फक्त एक तो राजकीय शुल्क शब्द वापरलाय ना, तो काढून टाकते थे रेवेन्यू। बोलताना मेरा भी हुआ था वो, बोलता राजकीय शुल्क। कंटिन्यू समझलं? मैं कर लूँगा। अब देखिए कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के पहले मुंबई में कई सारे मुद्दे आ रहे, और शायद विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को ज़मीन आवंटन को लेकर या इमारत निर्माण को लेकर एक मुद्दा उठाया होगा कि जो कि गरमाया जा सके इलेक्शन के पहले। मुंबई चुनाव की तरफ आप कैसे देखते हैं, मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तरफ? भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से मुंबई में जनाधार बढ़ा है, पिछले 2017 के चुनाव में, उस वक्त पे मैं महानगर पालिका का गठनेता था, और 2017 के चुनाव में हमें 82 सीटें मिली थी। 17 तब आशीष शेलार जी अध्यक्ष थे मुंबई। आशीष शेलार जी अध्यक्ष थे और मैं महानगर पालिका में गठनेता था। उस समय हमारी स्ट्रेंथ बढ़ के 82 हो गई, मैं 14 से गठनेता था। आज की जो स्थिति है, ये भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मुंबई शहर में 1 नंबर का पक्ष बनाने का काम हुआ। माननीय अमित भाई ने 2014 में जब ये महाराष्ट्र के चुनाव के प्रभारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आए, तो महाराष्ट्र के और मुंबई के कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा मिली, और तभी देवेंद्र जी का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष के रूप में था। बाद में देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद 14 से लेके आज तक, जब वो फिर एक बार मुख्यमंत्री बने, अलग अलग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स
और अलग अलग तरीके से मुंबई शहर की समस्याओं के ऊपर समाधान ढूंढने का काम देवेंद्र जी ने किया। डबल इंजन सरकार होने के कारण केंद्र से जो भी परवानगी आवश्यक थी, जो कोस्टल रोड हुआ, मेट्रो हुई, अलग अलग तरीके के और भी अटल सेतु से लगे सारी चीज़ें, मैं आपको बताऊं कि ये सारे सालों साल फाइलें पड़ी हुई थी। ये जो आज बातें कर रहे हैं ना, सालों साल ये फाइलें अटकाने का काम कर रहे थे। फाइलें अटकाने का ही काम करते हैं, इसलिए इनको फाइल ज़्यादा फास्ट घूमती है, उसकी तकलीफ होती है। अब ये सारी फाइलों के ऊपर पर्यावरण की मंजूरी कोस्टल रोड को किसने लाई, अटल सेतु कहाँ अटका हुआ था वहाँ की परमिशंस किसने लाई, मेट्रो की अलग अलग योजनाओं की परमिशन किसने लाई, इन्होंने तो स्थगिति देने का काम किया। आरे का कारशेड बंद करके बैठ गए, 2.5 साल काम उसका, 10,000 करोड़ उसमें एस्केलेशन हो गया कॉस्ट का। तो मुंबई की जनता ये देखती है और मुंबई की जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमेव ऐसी पार्टी है जो मुंबई करों के हित में काम करती है। हमें पूरा विश्वास है, न केवल मुंबई थाना, नवी मुंबई, जितने भी सराउंडिंग, जितनी भी महानगर पालिका है, स्थानिक स्वराज्य संस्था में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनेगी और मुंबई के अंदर महायुति का हमारा महापौर बनेगा। बीजेपी का ही बनेगा या महायुति का बनेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। लेकिन पार्टी के अंदर जो सीटों का बंटवारा होगा उसमें 150 सीटें आपको और बाकी फिर शिंदे गुट को, और शिंदे गुट चाहते कि 50-50 बंटवारा हो सीटों का। देखिए, बंटवारा अगर आप ही कर दोगे तो माननीय देवेंद्र जी, माननीय एकनाथ शिंदे जी, माननीय अजीत दादा, ये इनका काम है ना, मेरा या आपका काम नहीं है। आप ही अगर मुझे आंकड़े बताने लग जाओगे और मैं उस पर कोई टिप्पणी करूँ, ऐसा तो अब जहाँ से खबरें आती मनोज सर, तो वहीं से बात निकलती है और वहीं सवाल हम पूछते हैं। देखिए, खबरों, आपका काम है खबरें चलाना, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के नेता ये तय करेंगे कि कितनी सीटें कौन लड़ेंगे। लेकिन जितनी भी सीटें हम महायुति में लड़ेंगे, सारी की सारी जीत के लाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे 150 पे आप हो और बाकी बचे हुए पे शिंदे गुट हो। देखिए, मैंने फिर एक बार कहा कि नंबर्स ये नेतागण डिसाइड करेंगे, हम कार्यकर्ता, वी आर द सोल्जर्स, हम लड़ाई का मैदान संभालेंगे। लेकिन रहेगा बीजेपी का इस बार, मैंने कहा जिस तरह से ये बातें तय करने का काम राज्य की नेतागिरी का है और केंद्र की नेतागिरी के निर्देशानुसार। बहुत साल हो गए, लेकिन मुंबई में बारिश के दिनों में सड़कें बड़ी बेहाल हो जाती है, बार बार उखड़ती है। आपकी सरकार थी यहाँ बीएमसी के अंदर, बीजेपी और शिवसेना की। आज भले शिवसेना का एक गुट उधर है, एक गुट आपके पास में है, लेकिन ये क्या मुंबई वासियों का दुर्भाग्य है कि आज भी सफाई, आम बुनियादी सुविधाओं से ये आम मुंबई वासी, मुंबई के लोग बड़े वंचित हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा आया कि सालों साल तक हमारी सत्ता शिवसेना के साथ रही, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि स्टैंडिंग कमेटी ऐसी कमेटी होती है कि जिसमें इस तरह के सारे निर्णय होते हैं और बरसों से स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप शिवसेना आग्रह से अपने पास रखती थी। ये सारे चीज़ों के अंदर जो भी बदलाव आया है, ये माननीय देवेंद्र जी 2014 में मुख्यमंत्री बने, 2017 में हम पारदर्शिता के पहरे करी करके काम करने शुरू किए और धीरे धीरे इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल आना शुरू हुआ है। मुंबई करों को हाईएस्ट टैक्स पेइंग है, इनको सुविधा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से आग्रह है। आप महानगर पालिका में जाकर मेरे भाषणों की स्क्रिप्ट आज भी अवेलेबल है, वो भी आप पढ़ सकते हैं कि ये एफडी करने की संस्था नहीं है। आप एफडी करके बना के मुंबई करों का टैक्स का पैसा एफडी करके रख दो, उसके लिए संस्था नहीं। यहाँ इसका काम है सेवा सुविधा देना। और मुंबई कर चाहता है कि मैं जो टैक्स भरता हूँ, मैं जो कर भरता हूँ, उसके अगेंस्ट में मुझे सेवा सुविधा मिलनी चाहिए। अब देखा होगा आपने कि पिछले 3-4 साल में अलग अलग जो रस्तों की बात की आपने कि गाने बनाने पड़ते थे कि भाई मुंबई के रस्तों में गड्ढे हो जाते थे, अब वो स्थिति नहीं है। आप देखो 3-4 साल से उसमें बदलाव आया है, पूरे काम चल रहे हैं और धीरे धीरे ये सारे काम अगले 1-2 साल में जब ख़त्म हो जाएंगे तो मुंबई एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर है और उसको आवश्यक ऐसे सड़कें भी हमको मिलेंगी। नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर बदलाव होता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप मान लीजिए हम मुलुंड में अब यहाँ आपसे मुलाकात कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो यहाँ की सड़कें अच्छी है, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का अच्छा है। लेकिन आप जाइए मतलब अलग अलग जगह, अंधेरी, कलीना, प्रतीक्षा नगर, सायन या फिर कहीं लोअर पर, आप देखोगे कि पानी का बहाव ही नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। देखिए, पहले तो ठीक नहीं है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि 2007 में मैं पहली बार महानगर पालिका में चुन के आया
और उसके बाद 2012 में मुलुंड वेस्ट के 4 वार्ड पूरे हम भारतीय जनता पार्टी में जीते। 2017 में हम 6 के 6 वार्ड लड़े मुलुंड में, वो सारे के सारे हम भारतीय जनता पार्टी में जीते। ट्रिपल इंजन का फर्क तो पड़ता ही है, नगर सेवक, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की। ये सारा जो बदलाव आपने देखा है ये पिछले 15 साल का हार्डवर्क है जो मुलुंड के लोगों को हमने दिया है, और इसी मॉडल को हम पूरे मुंबई में ले जाना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, हम आपका स्वागत करेंगे। आप ही बताइए लोगों को कि अगर मुलुंड की सड़कें अच्छी है, मुलुंड में आपकी ड्रेनेज सिस्टम अच्छी है, मोस्ट ग्रीन सबब है, पानी की कोई किल्लत नहीं है। हम 24/7 की सबसे पहली योजना मुंबई में ले आए थे टी वार्ड के अंदर, जब मैं गठ नेता था भारतीय जनता पार्टी का। तो मुलुंड की अगर सारी स्थिति अच्छी है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है, लोगों के काम करने का पूरा प्रयत्न करते हैं और लोगों को सुविधाएं मिलती है। लेकिन मतलब क्या एडमिनिस्ट्रेशन में खामियां है बीएमसी की, या फिर जो कंट्रोल करते हैं नेता, जो सत्ता में थे, सत्ता में है, सत्ता में रहेंगे, उनके सोच में फर्क है? मतलब कहाँ मेलजोल नहीं हो पाता, लोग वहीं के वहीं हैं, गाड़ियाँ पंचर होती है, सड़कें खराब है, एक्सीडेंट्स हमेशा होते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते। अभी बारिश तो चली गई, 2-4 दिनों में आई थी, 2-4 दिनों के लिए, लेकिन फिर भी रास्ते इतने खराब है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। कहाँ दिक्कत सिस्टम में है? देखिए, कहीं ढूंढा आपने बीएमसी में? एक लंबी पारी रही आपकी सांसद बनने के पहले। एडमिनिस्ट्रेशन और जनप्रतिनिधि ये कार के 2 पहिए के जैसे, दोनों की हवा सेम चाहिए, दोनों का मोटिव सेम चाहिए, दोनों की दिशा सेम चाहिए। अगर दोनों में कहीं भी डिफरेंस है तो गाड़ी चल नहीं पाती है। मैं ये समझता हूँ कि एडमिन में भी अच्छे अधिकारी है, आप उनसे काम करवा सकते हैं, आप उनको विज़न दे सकते हैं। जनप्रतिनिधि का काम मुंबई महानगर पालिका में एडमिनिस्ट्रेशन को सुझाव देना, डायरेक्शन देना, विज़न देना, ये होना चाहिए। दुर्भाग्य था कि शहर में शिवसेना के जनप्रतिनिधि इतने सालों से थे, जिस तरह से काम होना चाहिए उन्होंने नहीं किया, अपने अपने क्षेत्र में जो सुविधाएं लानी चाहिए थी वो नहीं लाए। लेकिन जहाँ जहाँ पे आवश्यकता थी उस वक्त पे भी और आज भी भारतीय जनता पार्टी ने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अंकुश लगाने का भी काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छे काम को निकलवाने का प्रयास किया, जिसके रिजल्ट आपको आज मिल रहे हैं, जिसके कारण शहर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी बनी। और ये धीरे धीरे होता है। ये कैसा है, अब हम पूर्ण सत्ता या पूर्ण पावर क्यों चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अंदर, मुंबई महानगर पालिका शासन इसलिए चाहती है कि इस शहर के नागरिकों के जो टैक्स रूपी पैसा है, इसका योग्य और रीत से उपयोग होना चाहिए, उसको उसकी सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए हमें पावर चाहिए, न कि मेरा अधिकार है, मैं ही बैठना चाहिए इसलिए आना चाहिए। क्या लगता है आपको मुंबई में, मतलब आखिरी चरण में हमारा ये इंटरव्यू है, मनोज सर, हिंदी मराठी कबूतर खाने का विवाद महानगर पालिका चुनाव के पहले पहले ये काफ़ी हवा दी गई इन मुद्दों को, हिंदी मराठी, हिंदी या बिहार यूपी के जो होट्स है हमारे यहाँ, या गुजराती होट्स है, उस पर बीजेपी का पूरा कंट्रोल है, लेकिन मराठी होटों को सेंध लगाने के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर एक बार इकट्ठा आ रहे। आपको लगता है ये कि भाषिक विवाद भारी रहेंगे चुनाव? देखिए, भाषिक विवाद इसको अगर आप नाम देते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये चुनावी जुमले हर बार शिवसेना जो भी उसके साथ जाना चाहते हैं, या आज अब तो शिवसेना पूरी हरी पार्टी हो गई है, ग्रीन पार्टी हो गई है, इसके साथ कांग्रेस जुड़ गई है, शिवसेना की जो आंखें हैं वो पूरी की पूरी तरीके से मुस्लिम वोट बैंक पे होने के कारण अब राज ठाकरे जी उनके साथ जाए या कोई भी उनके साथ जाए, इस बार मुंबईकर ये भाषा के आधार पे मतदान नहीं करेगा। पहले भी नहीं करता था। मुंबईकर समझदार है, मुंबईकर उसको पता है कि उसका वोट काम करने वाले व्यक्ति को मिलता है। यहाँ पे कभी भाषा विवाद, केवल वो राजकीय पार्टी अपनी रोटी सेकने के लिए राजकीय विवाद खड़ा करती है। एक आध कोई स्टंट कर दिया, एक आध कोई बात कर दी और उस पर फिर वो चलाते रहते हैं, वो खुद ही सारे शूटिंग कर करके फैलाते रहते हैं। ये उनका काम है। जिन पार्टी के पास जनाधार नहीं है, ये ऐसी पार्टियों का काम है। भारतीय जनता पार्टी सेवा सुविधा के आधार पे वोट मांग रही है, हमारी सर्विस के आधार पे मांग रहे हैं, हम ये सुविधा देंगे, विज़न के आधार पे मांग रहे, काम के आधार पे मांग रहे। देवेंद्र जी ने जो नेतृत्व खड़ा किया, स्टेट ने, महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई को जो सुविधाएं प्रदान की है, जो मुंबई की आवश्यकता है और मुंबई का अधिकार है, उसके आधार पे हम वोट मांगेंगे। अब ये जो सारे विवाद चुनाव
चलते चलते पिछले 2-3 महीने से अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है। मुंबईकर इसमें फंसने वाला नहीं है। आम मुंबईकर समझता है कि मेरे लिए आवश्यक क्या है, तो मेरे लिए अच्छी BST की सुविधा आवश्यक है, मेरे लिए अच्छी सड़कें आवश्यक है, मेरे लिए अच्छी ड्रेनेज सिस्टम आवश्यक है, पीने का पानी शुद्ध जल आवश्यक है, ग्रीन सबब आवश्यक है, ओपन स्पेसेस आवश्यक है, मैदान होने चाहिए। मुंबई की जनता को ये सारी चीज़ें चाहिए। वो इंटरेस्ट नहीं लेती है इस सब एजेंडा में। जो एजेंडा चला रहे उनको भी पता है क्यों एजेंडा चलाया जा रहा है। और इन सब एजेंडा का जवाब जिस दिन चुनाव होगा उस दिन अपने बटन दबाकर महायुति के फेवर में मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। थैंक यू मनोज सर, बहुत शुक्रिया आपका।